नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में प्रभावित राज्यों के साथ तालमेल के निर्देश दिए। तूफान के अत्यधिक भीषण रूप लेने और बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से टकराने की आशंका। कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट, संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.3% हुई। अब तक 19 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों में 2,40,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा और अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर चर्चा के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय बैठक। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 6 उग्रवादी मारे गए। नौसेना ने बार्ज P305 पोत के 43 और सदस्यों के पार्थिव शरीर निकाले। मृतकों की संख्या 61 हुई, 18 अब भी लापता। दिल्ली पुलिस ने पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास को देखते हुए अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने में राज्यों को निकट समन्वय से काम करने का निर्देश दिया है। चक्रवात के पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट से बुधवार शाम तक गुजरने की आशंका है। प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को तटों के निकट रहने वालों को समय से सुरक्षित हटाने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क सामान्य बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने अधिकारियों से राज्य सरकारों के साथ समुचित समन्वय रखने को कहा है ताकि कोविड उपचार और टीकाकरण में कोई बाधा न आए। उन्होंने जोखिम वाले जिलों में चक्रवात के दौरान एहतियाती उपायों से संबंधित निर्देश स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने को कहा। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तटवर्ती समुदायों और उद्योग सहित विभिन्न पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग ने जानकारी दी कि चक्रवात यास के 26 मई की शाम तक 155 से 165 किलोमीटर तथा 185 किलोमीटर तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तटों से गुजरने की आशंका है। इसके असर से तटवर्ती जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग सभी संबंधित राज्यों में ताजा अनुमानों के साथ नियमित रूप से मौसम बुलेटिन जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री को कैबिनेट सचिव की सभी तटवर्ती राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा संबंधित एजेंसियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के साथ कल की बैठक की जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति पर नजर रख रहा है और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने सभी आवश्यक उपकरणों और सामान के साथ 46 दलों की तैनाती की है। इसके अलावा 13 टीमें आज निर्धारित स्थलों तक पहुंच रही हैं और 10 टीमों को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी है। वायुसेना और सेना भी जरूरत पड़ने पर नौकाओं और बचाव उपकरणों के साथ तैयार है। पश्चिमी तट पर 7 पोत और आपदा राहत इकाइयां तैयार रखी गई हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने समुद्र में सभी तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और समुद्र में गए अपने जहाजों को सुरक्षित बंदरगाह तक लाने के उपाय किए हैं। बिजली मंत्रालय आपात व्यवस्था कर रहा है। बिजली आपूर्ति की तुरंत बहाली के लिए ट्रांसफार्मर, जनरेटर और अन्य उपकरणों को तैयार रखा गया है। दूरसंचार मंत्रालय भी संचार नेटवर्क तुरंत बहाल करने की आवश्यक तैयारियां कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों और कोविड प्रबंधन के बारे में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सभी पोत की सुरक्षा और आवश्यकता पड़ने पर आपात पोत की तैनाती के प्रबंध किए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तैयारियों में राज्य एजेंसियों को लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित निकालने में सहयोग दे रहा है। प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, मौसम विभाग और एनडीआरएफ के महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कल तक सघन होकर भीषण तूफान में बदलने की आशंका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगले 24 घंटों में ये भयंकर चक्रवात का रूप ले सकता है। संभावित चक्रवात को देखते हुए राज्य सरकार ने इससे निपटने की हर संभव तैयारी की है। उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए लोगों के लिए 3000 से अधिक आश्रय स्थल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा कार्रवाई बल और अग्निशमन टीमें संवेदनशील जिलों में तैनात की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को लोगों का जीवन बचाने के हर संभव उपाय करने तथा राज्य के भीतर और बाहर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने का निर्देश दिया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या लगातार कम हो रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। आज लगातार 10वें दिन स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक रही। कल 3,55,000 कोविड रोगी संक्रमण से उबरे, जबकि 2,40,842 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है तथा ये 88.3% हो गई है। कुल संक्रमित लोगों की तुलना में उपचार करा रहे मरीजों का प्रतिशत कम होकर 10.57 पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी 28 लाख से अधिक मरीज उपचार करा रहे हैं। अब तक 2,34,00,000 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। दैनिक संक्रमित लोगों का लगभग 78% इन 10 राज्यों से है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल इस महामारी से 3,741 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 2,99,266 हो गई है। जांच, निगरानी, उपचार, पृथकवास और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति पर अमल करते हुए देश में अब तक 32,86,00,000 जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल 21,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। पूरे देश में 2,558 प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच की जा रही है। इनमें 1,259 सरकारी और 1,299 निजी प्रयोगशालाएं हैं।
भारत ने 19 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाकर कोविड टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 18 से 44 वर्ष के समूह में करीब 1 करोड़ लोगों को पहला टीका लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष के लगभग 6,82,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया। देश में लगभग 15 करोड़ 20 लाख लोगों ने पहला, जबकि 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। देश में कोविड महामारी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील जनसमूह को सुरक्षित करने के उपाय के रूप में केंद्र टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी कर रहा है। कोविड टीकाकरण अभियान का अधिक उदार और त्वरित तीसरा चरण 1 मई से चल रहा है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड टीके लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कार्यस्थलों पर टीकाकरण की सुविधा कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों और आश्रितों को भी दी जा सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक और निजी कार्यस्थल के कोविड केंद्रों में टीकाकरण के लिए वैक्सीन उन निजी अस्पतालों को खरीदनी होगी जिनके साथ नियोक्ता का करार होगा। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये टीके मुफ्त और राज्य द्वारा सीधे खरीद की प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए। राज्यों को उपलब्ध कराए गए कुल टीकों में से 19 करोड़ 90 लाख टीके उपयोग किए गए हैं, जिनमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अब भी 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 40,650 टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जांच, पहचान, उपचार और कोरोना उपयुक्त व्यवहार के साथ साथ टीकाकरण कोरोना महामारी को रोकने और उसके प्रबंधन में केंद्र सरकार की रणनीति का अभिन्न अंग है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए विदेशों से मिल रही मदद को तेजी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार को 27 अप्रैल के बाद से कोविड महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए औषधि और उपकरण मिल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 16,630 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर, तकरीबन 15,961 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 11,516 वेंटिलेटर और 6,90,000 रेमडेसिविर टीके राज्यों को भेजे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के लिए एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ गठित किया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में प्रभावित राज्यों के साथ तालमेल करने के निर्देश दिए। तूफान के अत्यधिक भीषण रूप लेने और बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से टकराने की आशंका। कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट, संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.3% हुई। अब तक 19 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों में 2,40,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा और अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर चर्चा के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय बैठक। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 6 उग्रवादी मारे गए। नौसेना ने बार्ज P-305 पोत के 43 और सदस्यों के पार्थिव शरीर बरामद किए। मृतकों की संख्या 61 हुई, 18 अब भी लापता। दिल्ली पुलिस ने पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन की हत्या के संबंध में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली वासियों के सहयोग और प्रयासों से कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी और सतर्क रहने तथा एहतियाती अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और संक्रमण दर घटकर 2.5% पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू कल सुबह समाप्त होना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना कर्फ्यू से राज्य सरकार के कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों में भी मदद मिल रही है। लगभग 45 दिनों के बाद पहली बार राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1 लाख से नीचे चली गई है। राज्य में इस समय 94,480 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर भी 93% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 6,000 कोविड के नए मामले सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 17,000 से अधिक है। इस बीच राज्य में 1 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी जिलों में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन 1 सप्ताह और बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। दवा, दूध और पेट्रोल पंप सहित आवश्यक वस्तु संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी। उधर कर्नाटक सरकार ने राज्य में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगभग 4.6% की गिरावट आई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार संक्रमण की दर को कम से कम करने के अपने सारे प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार नए मामलों की तुलना में लगभग 2 गुनी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। आज 3,375 पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं, जबकि 7,587 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 91.5% हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.26% आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता के सहयोग से स्थिति लगातार सुधर रही है। स्वस्थ होने वालों की दर 91.5 हो गई है और अब मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। इस बीच राज्य सरकार अगले महीने की 1 तारीख से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नवी मुंबई के पालघर जिले के उसगांव डोगरी में श्रमजीवी कोविड केयर सेंटर की नवाचारी गतिविधियों की पोस्ट वायरल हो रही है। अनेक लोग रोगियों को राहत देने के लिए सहायता का हाथ बढ़ा रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पालघर के श्रमजीवी कोविड केयर सेंटर की अभिनव गतिविधियों के पोस्ट वायरल हो रहे थे। ऐसी ही एक पोस्ट 14 वर्षीय पार्थ रमाकांत पाटिल ने पढ़ी। उससे प्रभावित होकर उसने अपनी पिगी बैंक से पैसे निकालकर 6,500 रुपए मूल्य की व्हीलचेयर खरीदना तय किया। उन्होंने ये व्हीलचेयर पालघर नवी मुंबई के श्रमजीवी कोविड केंद्र को उपहार में दी है। पार्थ ने कहा कि कोविड की गंभीरता की लगातार खबरों ने मुझे अंतर्मुख बनाया। हालांकि मैंने अपनी पिगी बैंक से सेविंग द्वारा कुछ देने का फैसला किया। उसकी इस दरियादिली का सभी तरफ से स्वागत हो रहा है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों में बढ़ते खतरे को देखते हुए पालघर जिला प्रशासन ने जिले में कोरोना प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यबल गठित किया है। जिले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये कार्यबल गठित किया गया है। कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तरों की कमी को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था अनिवार्य हो गई है। कर्नाटक के अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की कमी का सामना कर रहे हैं। इस कठिन दौर में सेना आगे आई है और उसने बेंगलुरु में 100 बिस्तर के कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड रोकथाम के लिए राज्य प्रशासन को मदद देने के उद्देश्य से भारतीय सेना के बेंगलुरु केंद्र में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। अलसूरू में मौजूद इस सेंटर में चिकित्सा उपकरण और डॉक्टर्स राज्य स्वास्थ्य विभाग के होंगे और भारतीय सेना द्वारा इसके रखरखाव को देखा जाएगा। कोविड रोगी जिनको सिम्टम्स नहीं है या धीमी असर है, उनके लिए ये सेंटर बनाया गया है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के बेड बुकिंग सिस्टम द्वारा यहाँ रोगियों को लाया जाएगा। कर्नाटक केरला उप विभाग के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जेवी प्रसाद जी का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना सदा तत्पर रहेगी और बेंगलुरु नागरिकों की तकलीफ कम करने के उद्देश्य से कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना हुई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
असम के गोलाघाट के जिला सूचना और लोक संपर्क अधिकारी ने कोविड-19 पर दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए कदम उठाया है। स्नातक की छात्रा भित्तिका गोस्वामी ने लोक संपर्क अधिकारी की सहायता से सांकेतिक भाषा में एक वीडियो तैयार किया है जो दिव्यांगों की सहायता करेगा। कोरोना संकट के इस दौर का सामना करने में प्रभावी अनुभव अन्य लोगों के लिए प्रेरक सिद्ध हो रहे हैं। सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भरूद ने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति की पहले से की गई तैयारी से महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि जनजातीय आबादी बहुल नंदुरबार जिला अब कोविड प्रबंधन में सक्षम है। पिछले वर्ष इस जिले में एक भी ऑक्सीजन संयंत्र या टैंक नहीं था। महामारी की पहली लहर के बाद जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की पहल की और अब 6 संयंत्रों के साथ नंदुरबार ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। हमने कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कोविड में कन्वर्ट न करते हुए नए सिरे से उसका प्लानिंग शुरू किया। सबसे पहले हमने 20 बेड से शुरू किया और वो जर्नी आज हॉस्पिटल के लगभग 1400 बेड के ऊपर हमारा चला गया है। उसके अंदर गवर्नमेंट का भी सेटअप है, प्राइवेट का भी सेटअप है। आज के समय में ऑक्सीजन प्लांट्स हो, एम्बुलेंसेस हो, बेड्स हो, आइसोलेशन के जो बेड्स है उसके 7000 के ऊपर बेड्स है और गवर्नमेंट के 3 प्लांट है ऑक्सीजन के, प्राइवेट के 3 प्लांट है, तो 6 पीएसए प्लांट काम कर रहे हैं। 20,000 लीटर का एक ऑक्सीजन बड़ा टैंक लगाया गया है। ये भेंट वार्ता एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 से सुनी जा सकती है। देश में पहले व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से आकाशवाणी कोविड-19 के बारे में जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोक सेवा प्रसारक के अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला की शुरुआत की। आज इस कार्यक्रम की 400वीं कड़ी का प्रसारण होगा। इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव सवालों के जवाब देंगे। कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इनके तहत घर पर रहें, योगाभ्यास करें विषय पर 5 वेबिनार की श्रृंखला भी शामिल है। देश के 5 प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से इस श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक संगठन मौजूदा स्थिति में महत्वपूर्ण विषय पर एक वेबिनार करेगा। मंत्रालय ने बताया कि श्रृंखला का पहला वेबिनार कल आयोजित किया जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के इस वेबिनार का विषय है बाहरी संकट के दौर में आंतरिक शक्ति को जागृत करना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा सहित अन्य प्रवेश परीक्षाओं के बारे में निर्णय के लिए केंद्र ने आज उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर कोई भी निर्णय राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद ही लेने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए समय सारणी और दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए परीक्षाओं को ऑफलाइन कराने का निर्णय किया गया है, लेकिन छात्रों को घर पर ही उत्तर पुस्तिका लिखने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों को 1 जून से लेकर 5 जून तक परीक्षा केंद्रों से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जाएगा। परीक्षार्थियों को स्वयं उपस्थित होकर यह लेना होगा। इन उत्तर पुस्तिकाओं को स्वयं लिखकर निर्धारित परीक्षा केंद्र में जमा करने के लिए परीक्षार्थियों को 5 दिन का समय दिया जाएगा। ये उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को निर्धारित केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर जमा करनी
करनी होगी। डाक से भेजी गई उत्तर पुस्तिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निर्धारित समय सीमा पर उत्तर पुस्तिका जमा नहीं करने पर विद्यार्थी को अनुपस्थित माना जाएगा। परीक्षा केंद्रों से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करते समय और उन्हें जमा करने के दौरान परीक्षार्थियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। असम में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA के 6 उग्रवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मुठभेड़ आज तड़के कार्बी आंगलोंग जिले में हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कार्बी आंगलोंग के आरक्षी अधीक्षक पुष्पराज सिंह ने कहा कि असम नागालैंड सीमा के धनसिरी इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने कहा अब तक दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA के 6 उग्रवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। एक लंबे अंतराल के बाद सुरक्षा बलों को किसी भी उग्रवादी संगठन के खिलाफ असम में इतना बड़ा अभियान शुरू करना पड़ा। ये उग्रवादी समूह इस महीने की 19 तारीख को धनसिरी में एक नागरिक की हत्या में शामिल था। इस घटना के बाद ही असम राइफल्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस उग्रवादी संगठन के खिलाफ आज एक अभियान शुरू किया और भारी गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। महानस्पति शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। नौसेना ने ONGC के जहाज बार्ज P305 के चालक दल के 43 और सदस्यों के पार्थिव शरीर निकाल लिए हैं। ये पोत सोमवार को चक्रवात ताउते में फंस गया था। इस दुर्घटना में अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 अब भी लापता हैं। दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को 23 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आज गिरफ्तार किया। दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बाद से सुशील कुमार 5 मई से फरार था। प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। हमारे देशवासियों में शक्ति का अपार भंडार है। आवश्यकता है तो उनकी सामर्थ्य के बारे में याद दिलाने की। कोरोना के संकट से उबरने के लिए देशवासियों को उनकी शक्ति का स्मरण करा रहे प्रख्यात कवि आचार्य देवेंद्र देव। विपदा के पिछले दिन बीते, ये सारे दिन भी बीतेंगे। अपने योद्धाओं के बल पर हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तुम भी सोचो ढंग नए कुछ और नए संकल्प उठा लो। ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो। ताक रहे हो मुंह किसका तुम, होकर महाकाल के बेटे। त्रिकुटी पर ब्रह्मांड उठाए, भ्रकुटी में तूफान समेटे। खुद अपने कर्तव्य विचारो, खुद अपने दायित्व संभालो। ओ मेरे बावले साथियों, ओ मेरे बांकुरे उजालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में प्रभावित राज्यों के साथ तालमेल के निर्देश दिए। तूफान के अत्यधिक भीषण रूप लेने और बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से टकराने की आशंका। कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.3% हुई। अब तक 19 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों में 2,40,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा और अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर चर्चा के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न।
असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 6 उग्रवादी मारे गए और नौसेना ने बार्ज P305 पोत के 43 और सदस्यों के पार्थिव शरीर निकाले। मृतकों की संख्या 61 हुई, 18 अब भी लापता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।